नमस्कार दोस्तों, मैं आपका दोस्त एडवोकेट राकेश शर्मा लगातार आपको मिलवा रहा हूं उन कैंडिडेट से जो इस बार चुनावी समर में उतरे हैं दिल्ली बार एसोसिएशन के चुनाव में। आज उसी कड़ी में मैं आपको मिलवाऊंगा डीबीए में दिल्ली बार एसोसिएशन में प्रेसिडेंट की पोस्ट पर कंटेस्ट कर रहे एडवोकेट दिव्य दर्शन शर्मा जी से। दिव्य जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस एडवोकेट्स के चैनल में। दिव्य जी के बारे में थोड़ा सा मैं बता दूँ कि 1996 में इन्होंने अपना लॉ किया बरेली से। बेसिकली इज फ्रॉम डिस्ट्रिक्ट अलीगढ़, उत्तर प्रदेश। और इन्होंने 96 के बाद यहाँ बीसीडी में जैसे एनरोलमेंट इन्होंने करवाया तो इन्होंने डीबीए को अपनी कर्मभूमि चुना और तब से लेके आज तक ये अपना डीबीए में ही यहाँ प्रैक्टिस कर रहे हैं। हालांकि अब तो सब जगह करनी है लेकिन बेस इनका यही है। ये 2014 से 2017 तक और फिर 2019 से 2022 तक ये ऑनरेरी सेक्रेटरी रहे और 2002 से लेकर 2012 तक लगातार ये यहाँ पर एग्जीक्यूटिव मेंबर रहे। 7 से 12 सॉरी। तो ये इनका यहाँ का जो बार का अनुभव रहा और उसी अनुभव के दम पर मुझे लगता है ये इस बार प्रेसिडेंट की पोस्ट पर आए हैं। हम जानेंगे कि इनका इस बार का मिशन क्या रहेगा। शर्मा जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है एडवोकेट्स के इस इकलौते चैनल पर। मैं इस बात के साथ आपके पास आ रहा हूँ कि इस बार आप जो प्रेसिडेंट की पोस्ट पर आ रहे हैं तो आपका इस बार आने का क्या मकसद है और क्या वो काम है जो आप करना चाहते हैं? शर्मा साहब, पहले तो धन्यवाद आपको और YMO चैनल को, क्योंकि हमेशा आप वकीलों के हित की बात हम लोगों के बीच में रखते आ रहे हैं और हमको भी कहीं ना कहीं आपसे गाइडेंस मिलती रहती है। सबसे बड़े, जब हम एक परिवार में आते हैं तो वहाँ कुछ समस्याएं होती हैं और अगर मैं एज एन एडवोकेट बात करूँ तो मैंने जब 96 में इस प्रोफेशन को ज्वाइन किया, मेरे को ये लगा कि अगर कोई नया बंदा आता तो वो अपनी एक आइडेंटिटी चाहता है। आइडेंटिटी इस सेंस में कि वो कहाँ से प्रैक्टिस करेगा, कल को उसे कोई क्लाइंट अगर मिलता है तो वो क्या एड्रेस देगा। सबसे बड़ी बात यह है कि यहाँ बहुत लंबे समय से कोई चैम्बर नहीं बने हैं, प्रॉपर सिटिंग स्पेस नहीं है। कुछ बार के जो लीडर्स रहे हैं उन्होंने KT ABCD ये ब्लॉक बनवाए थे और मैं तो उनको थैंक्स बोलूँगा कि जिस चीज़ पर ध्यान गवर्नमेंट का नहीं गया और बार के लीडर्स ने किया, तो उन सभी को धन्यवाद। उसमें खोसला जी भी रहे, नस्यार जी भी रहे और मेरे सीनियर भी जतन सिंह जी वो भी रहे, तो उन सभी को धन्यवाद। उसी पैटर्न पर मैंने आगे कुछ आकर के यहाँ ब्लॉक्स और कुछ सेटिंग स्पेस को बनाया, जहाँ जूनियर भाई जो हमारा नया आया है वो बैठ करके अपना एक विजिटिंग कार्ड पर एड्रेस दे पाए। और दूसरी समस्या सबसे बड़ी जो आती है, यहाँ स्पेस है जो आप सीटिंग अरेंजमेंट करा सके, उनका कोई और कॉम्प्लेक्स बना सकें, ऐसा हॉल्स बना सकें? बिल्कुल आप ठीक कह रहे हैं। ये स्पेस मैंने पहले भी सजेस्ट किया था हमारी जुडिशरी को भी। अगर आप देखें कंज्यूमर फोरम जहाँ एक्सटेंशन बना हुआ है उसके पीछे का एरिया है, वो अबेंडन कंडीशन में लगभग एक तो 68 वो थे आप क्वार्टर्स जिनको मैंने डिमोलिश कराया था और जंक यार्ड हुआ करता है, मैंने खाली करवाया था। लगभग 2.5 एकड़ से ऊपर ये एरिया है और एक PWD का गोडाउन बना हुआ है। इसमें कहाँ अड़चन आती है, क्यों नहीं इसको अप्रूव करती है जो अथॉरिटी? आपका कहना ठीक है, इसमें दिक्कत है इच्छा शक्ति की। इच्छा शक्ति की बात कहूँ तो जुडिशरी की मुझे कभी ये मंशा नहीं लगी कि वो बार को स्ट्रेंथन करना चाहती है या मेंबर्स को स्ट्रेंथन करना चाहती है। अभी एक ब्लूप्रिंट आया था 2018 में, उसमें ये था कि वो जजेस के जो रूम्स हैं उनको काफ़ी बड़ा बना रहे हैं और कोर्ट रूम्स बना रहे हैं, उनका रिक्रिएशन सेंटर बन रहा है, लाइब्रेरी बन रही है, लगभग 5,000 करोड़ का। लेकिन आप देखिएगा 1800 का चैम्बर्स का उसमें प्रोविजन था और बहुत छोटे छोटे एक चैम्बर 2 के लिए। हमारा उसमें ऑब्जेक्शन था, जो कमेटी थी उस समय उसका भी और हमारा भी, कि इतने बड़े नंबर पर अगर हम बात करें तो इतने बड़े एडवोकेट्स को हम कैसे अकोमोडेट करेंगे 1800 चैम्बर्स में और इतने कम स्पेस में। हमारा क्लर्क भी होता है, हमारा स्टेनो भी होता है, हमारा जूनियर हमारा भाई भी वहाँ पर बैठ कर प्रैक्टिस करता है, सीनियर होता है, क्लाइंट भी आएगा। आप 8x10 के एक रूम में 2 एडवोकेट्स को बिठाएंगे, कैसे पॉसिबल है? जबकि जज साहब का जो टाइम रूम है वो उनसे 3 गुना बड़ा है। आज आप देखिए वेस्टेज ऑफ स्पेस हुई है। हाई कोर्ट में आप देख लीजिए, आप यहाँ जाइएगा, इतना पैसा खर्च करा गया लेकिन क्लाइंट्स खड़े हैं। तो अगर आपको मैंडेट मिल जाता है तो आप इसके लिए कोई मुहिम छेड़ना चाहेंगे? बिल्कुल मैं छेड़ना चाहूँगा और न केवल छेड़ूंगा, इसको मैं पूरा करना चाहूँगा। मैंने तभी भी सजेस्ट किया था, जस्टिस एंडो साहब से मेरी मीटिंग हुई थी 2020 में। बनते ही हमने कहा कि सर आप हमारे सीनियर रहे हमारी बार में और आज एक ऐसी पावर में है, आप देखिए कि हमारे यहाँ काम नहीं है। तो जितनी भी क्वासी जुडिशियल अथॉरिटीज़ हैं, आप ट्राइब्यूनल्स हैं, वो अलग अलग जगह, कहीं रेंट पर है, कहीं ITO पर है, कहीं सम्राट होटल में है, आप उनको क्यों नहीं अंडर द वन रूफ
30 यारी लेकर के आते हैं। हमारे पास 27 एकड़ का हमारे पास एरिया है और मोरलेस छोटी मोटी और जगह मिलाकर के हम 30 एकड़ में बैठे हुए हैं। लेकिन यहाँ वो कहते हैं कि यहाँ वैसे ही पार्किंग की प्रॉब्लम है और इतना ज़बरदस्त यहाँ ट्रैफिक फ्लो है, लोग पहुँच नहीं पाते। शर्मा साहब भी आप भी ऑब्जर्व करते होंगे, पार्किंग की जो समस्या है वो कुछ तो है, कुछ बनाई जा रही है। मैंने ये कहा और मेरी रिक्वेस्ट को माना भी हमारे डीजी हेडक्वार्टर साहब कटवाली साहब ने कि तिकोना पार्क हमें दे दी जाए। तो हमारे डीसीपी ट्रैफिक से बात हुई, उन्होंने ऑर्डर किए और ये मई शायद 2022 की बात है। और वो मैंने जो अभी के सेक्रेटरी साहब हैं उनसे भी मैंने कहा कि आप वो जगह लीजिए। मैंने कहा कि जो बाहर का जो फ्लो है जो भी प्रॉपर रहे उसके लिए जो पार्किंग है वो हटा करके वहाँ शिफ्ट कर दी जाएगी। और मीनवाइल हमने जो लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब से उनसे भी मीटिंग की, मैंने और मेरे प्रेसिडेंट ने। हमने कहा कि जी आप हमारी मोरीगेट पार्किंग लेकर के इसको 4 स्टोरी में बना दीजिए। 2 स्टोरी हमारी जो हम फ्री ऑफ कॉस्ट हम एडवोकेट्स अपनी गाड़ी पार्क कर लें, 2 स्टोरी पे आप अपना जो भी चार्ज वो लीजिएगा। इसमें कहाँ अड़चन है? बात मैं सिर्फ वही कह रहा हूँ, सही मायनों में एडवोकेट्स के लिए सोचने का टाइम गवर्नमेंट के पास और जुडिशरी के पास तो बिल्कुल भी नहीं है। बार के पास? बार के पास है। बार के लिए तो मैं कहूँगा ना, मैं कोविड में काम कर रहा हूँ। बार के लिए आपने देखें, ये पहली बार ऐसा हुआ कि लगभग 2.5 से 3 करोड़ का काम मैंने गवर्नमेंट फंड से करवाया और उसमें बहुत बड़ा कॉर्पोरेशन मेरे इसके डीजी। बावजूद भी आप 1 करोड़ रुपए चलते हुए बार को एफडी करा गए? हाँ बिल्कुल, कोविड पीरियड था और ये जो गजान ब्लॉक है जहाँ 350 कैपेसिटी है और ये हमारा बारूम 1 200 से ऊपर की कैपेसिटी और बारूम 2 3 सब तोड़ करके नए बने हैं एकदम मॉडर्न स्टाइल में। और वॉशरूम, रोड्स, लाइट, कैफेटेरिया, ये सब चीज़ें हमने नए उसमें बनाए। और 1 करोड़ का FDR मैंने, ये पहला मेरा सबसे बड़ा FDR है जो मैंने बार को दिया, क्योंकि कोविड में मैंने देखा कि मैं फाइनेंशियली इस चीज़ को एक्सेप्ट करता हूँ, अपने मेंबर्स की हेल्प नहीं कर पाया। उसकी मुझे दुख था क्योंकि हमारे पास जो डिपॉजिट्स थे, जो FDR थे, वो कुल 82 लाख रुपए के थे। 82 लाख रुपया अगर मैं बाहर स्पेंड करता तो मेरे को अपना स्टाफ को सैलरी और बहुत सारे बार के वो हैं, क्योंकि बार की पूरी फंक्शनिंग रेगुलेट करती है, पे करती है आपका बार का ऑफिस, जिसमें लगभग 100-125 लोगों का स्टाफ की सैलरी और ये जितना भी टूट फूट खर्चा, लाइट वाइट का सारा कुछ ये बार ही करती है। आप अगर प्रेसिडेंट पर आते हैं, आपको मैंडेट मिल जाता है, एक लोगों की शिकायत रहती है कि जो बार की एग्जीक्यूटिव है वो वहाँ बहुत ज़्यादा तादाद में खर्च करती है अपने खाने पीने पे और पार्टीज़ में, और इस टाइप में जो वकीलों के वेलफेयर का पैसा है वो इस मद में खर्च होता है। मैं किसी का स्पेसिफिक नाम नहीं ले रहा हूँ, मैं ये नहीं बता रहा हूँ कि उन्होंने इतने लाख रुपए के समोसे ही खा लिए, मैं वो बात भी नहीं कर रहा हूँ। लेकिन इस बात को लेके वकीलों में बड़ा रोष है। क्या इसको रोका जा सकता है, कम किया जा सकता है? आप शर्मा साहब बिल्कुल ठीक कह रहे हैं आप कि इसको कम किया जा सकता है और उसका प्रयास मैंने किया। हालांकि मैं भी हो सकता है इस चीज़ का दोषी हूँ, क्योंकि एक बार में कोई भी मेरा भाई आया तो उसको बिना चाय और पानी पिए मैंने जाने नहीं दिया। चाय तक ठीक है, जब उसके लिए जूसेस आ रहे हैं, जब उसके लिए डिनर आ रहा है, लंच आ रहे हैं और वो अपने अपने सपोर्टर्स को मोबिलाइज किया जा रहा है। मैं इस चीज़ को बहुत ऑनेस्टली एक्सेप्ट करता हूँ कि एक टाइम था BD कौशिक साहब का जहाँ प्रेसिडेंट अपनी जेब से चाय पिलाता था। नो डाउट मैंने बाहर के खर्चे से चाय पिलाई, बट चाय ही पिलाई है केवल, और वो हर मेंबर के लिए। मैं काम जब सुनता था, पहले बैठो चाय पियो, आपको लगना चाहिए कि आप अपनी बार के ऑफिस में बैठे हुए हैं, आपको लगना चाहिए कि आपका सेक्रेटरी या प्रधान बैठा हुआ है, लेकिन इसके ऊपर कुछ नहीं। और शायद ऐसे खर्चों को कंट्रोल करके ही मैं इस बड़े अमाउंट की FDR दे पाया, और मुझे बहुत खुशी है कि इससे बड़ा FDR शायद किसी ही एग्जीक्यूटिव ने दिया हो। और हाँ, ये नई एग्जीक्यूटिव है, शायद इससे बड़ा FDR दे दे तो मुझे बहुत खुशी होगी। तो फंड्स की कमी नहीं है, फंड्स को जनरेट करने की इच्छा शक्ति की कमी मानते हैं? फंड्स को जनरेट करने का एक प्रयास होना चाहिए। जैसे मैंने देखा कि बहुत लंबे समय से रेंट रिवाइज नहीं हुए हैं, और या फिर जो चीज़ें हैं लोग जैसे ये आप हॉकर्स देखते हैं, इन सब का मैंने कहा कि भाई आप से 1 रुपया कहीं कोई फालतू नहीं लेगा, आप अपने एज ए रेंट बार को ये देंगे। उन्होंने दिया, वो खुश थे और एक अच्छा फंड जनरेट हुआ, और मैं 1 करोड़ रुपया दे पाया कोविड के दौरान। तो मैं तो ये मानता हूँ कि अगर मैं दे पाया हूँ 1 करोड़, तो आने वाली कमेटी मुझसे। उसमें तो आरोप ये भी लगा था कोविड में उनके रेट बढ़ा दिए, रेंट बढ़ा दिए, जैसे टाइपिंग ब्लॉक का था, कुछ हॉकर्स का था, कुछ कैंटीन का था, उधर तो कमाई नहीं थी, उधर उनके रेट बढ़ा दिए। ऐसा नहीं है कि काफ़ी लंबे समय तक कैंटीन बंद रही हैं या टाइपिंग का भी वर्क बंद रहा है, तो बल्कि उन पर तो रिबेट किए गए थे जो भी उनके रेंट थे। हाँ, सख्ती से पैसा जोड़ लिया गया है मेरे पीरियड में। वो मैं इसलिए मानता हूँ कि ये सिस्टम तभी चलेगा। जैसे मेरे लिए बहुत बड़ी कंट्रोवर्सी रही कि मैंने सीटें कैंसिल की। भाई साहब, आज मुझे एक चीज़ बता दीजिए, कोई भी बंदा ऐसा जिसने 8 साल या 6 साल से अगर बार का सब्सक्रिप्शन नहीं दिया है, अगर उसकी सीट कैंसिल की जाती है तो क्या गलत है, सही है? मेरे नए आने वाले मेंबर खड़े हुए हैं लाइन में, और आप एज ए मैटर ऑफ राइट हॉल्स के अंदर एक सीट को एंजॉय कर रहे हैं जिसमें आपको
पानी पीने का, बिजली का, सफाई का, अटेंडेंस सब फ्री मिला हुआ है और आपका मात्र 50-60 रुपये का जो सब्सक्रिप्शन है वो आप नहीं दे रहे ऑनेस्टली, तो सर मैं ही मानता हूँ ऐसे मेंबर को बार में कोई सुविधा नहीं मिलनी चाहिए। मैं आज भी मानता हूँ, मेरा इलेक्शन है, लेकिन मैं आज भी कहता हूँ आप कम से कम जो मिनिमम है, क्योंकि सिस्टम कैसे चलेगा सर, ये एक कॉर्पस हमारा इकट्ठा होता है। चलिए, आप सीटों का अरेंजमेंट कोशिश करेंगे और बढ़ जाए। एक मैं कहूँ प्रपोजल नहीं तो एक सबमिशन है कि सबमिशन ये है कि जो जैसे सिविल हम जिस साइड बैठे हैं यहाँ सिंगल फ्लोर अलाउड है, यहाँ ऊपर अलाउ नहीं है। क्या ऐसा कोई परमिशन ली जा सकती है कि यहाँ डबल या ट्रिपल हो जाए तो 3 गुनी स्ट्रेंथ हो जाए, वकीलों को बैठने की स्पेस मिल जाए? हाँ, अगर देखिए हर एक जो बिल्डिंग होती है उसका अपना एक स्टेबिलिटी का एक नॉर्म्स होता है, जो अगर वो लगता है कि वो सक्षम है, लोड बेयरिंग कैपेसिटी है उसकी, तो अगर ये होता है तो ये बहुत ही अच्छी बात है। और बावजूद कौन करेगा? जाहिर सी बात है कि पीडब्ल्यूडी और जुडिशरी के साथ में एक बार बार का इसमें डायलॉग्स होने चाहिए और डेफिनेटली मैं इस तरफ भी प्रयास करूंगा। लेकिन इसके अलावा में नहीं है पीडब्ल्यूडी जुडिशरी? नहीं ऐसा नहीं है। यहाँ पर ग्राउंड फ्लोर और आपका बेसमेंट उसका लेटर मिल जाता है और वेस्टर्न विंग में आपका ग्राउंड एंड फर्स्ट फ्लोर। मैंने इस बार सेकंड फ्लोर भी कर दिया था। रीज़न ये इलास्टिक नहीं हम खींच पाए, हमारे मेंबर बढ़ रहे हैं, तो मैंने इस बार सेकंड फ्लोर भी, जब मैं सेक्रेटरी था, मैंने उनको साइड की मैं बात करूँ, यहाँ भी 2 फ्लोर अगर हो जाए तो 3 गुनी तादाद बढ़ जाए। डेफिनेटली या तो हमारे इस चीज़ पर ध्यान दे जुडिशरी और गवर्नमेंट मिल करके कि हमारे को जो एक्स्ट्रा स्पेस हमारे पास पड़ा हुआ है उसमें हमारे लिए नए कोर्ट रूम्स और नए चैम्बर, नीचे पार्किंग बने। अदरवाइज ये चीज़ और क्या काम आप अगर प्रायोरिटी बेसिस पे करना चाहेंगे? अगर आप मैं सबसे पहले तो ये चाहूँगा कि मैक्सिमम हमारे जो फ्रेशर्स हैं, हमारे जो न्यू कमर्स हमारे भाई हैं और बहनें हैं, उनको सिटिंग स्पेस मिले, नंबर 1। नंबर 2, एक जो पैटर्न है हमारा, जो प्रोफेशनल एक हम एथिक्स कह देते हैं और कोर्ट में कोर्ट क्राफ्ट्स होती है, हम लोग डिफरेंट यूनिवर्सिटी से, रिमोट एरिया से और अच्छी यूनिवर्सिटी से हर तरह से पढ़ करके यहाँ पर आते हैं, लेकिन हमारा मैच नहीं हो पाता बिकॉज जुडिशरी को आप देखिए लगातार एक उनके ट्रेनिंग प्रोग्राम्स चलते हैं जुडिशियल एकेडमी के थ्रू। मैं चाहता हूँ सबसे पहले उस पर एक वर्किंग हो और वो लेक्चर सीरीज और ट्रेनिंग प्रोग्राम्स मेरे पीरियड में रहे, लेकिन वो सिस्टमेटिक नहीं थे। मैं चाहता हूँ एक सिस्टमेटिक, एक वो तरीके से चले, रेगुलर बेसिस पे ऐसे सेमिनार्स, रेगुलर इंटरवल्स पे, नॉट ओनली सेमिनार सर। मैं चाहूँगा कि जुडिशरी के लिए जो एस्पिरेंट हैं तो हमारे टाई अप हो जाएं, क्योंकि हम बेहतर हमारे सीनियर्स जुडिशरी की आपको कोचिंग दे सकते हैं रादर के जो आपके प्रोफेशनल्स हैं उनसे बेहतर। नंबर 1। नंबर दो एक पोर्टल जहाँ पर, क्योंकि हम लोगों को ये नहीं पता होता कि हमें क्या सीखना है, कोई हमें बता दे। कभी हमें सीखने में शर्म आती है, किसी पूछने में शर्म आती है एक केस के बाद, लेकिन इनिशियल स्टेज पर नहीं आती है। ये जो चीज़ें हैं, और किस सीनियर के पास जाएँ, कौन सीनियर किस तरह की प्रैक्टिस करता है, या सीनियर्स को अगर कोई जूनियर चाहिए तो वो कैसे ढूंढे, तो वो एक पोर्टल जरूर इस तरीके का डेवलप हो। साथ में सबसे बड़ी एक और दिक्कत है, हमारे जितने भी लेडी मेंबर्स हैं उनके लिए क्रश की सुविधा, उनकी लेडी बार रूम्स अगर आप देखें तो बहुत ही, आप देखिए स्पेस कम है। रीज़न पहले 5 से 10% का रेशो होता था, आज 33% ज़्यादा का है। बट आप 19 से 22 में रहे, क्रैच की फैसिलिटी उस वक्त भी नहीं दी गई, 14 से 17 रहे उस वक्त भी नहीं दी गई। मैं बताता हूँ आपको, एक क्रच के पहले टी ब्लॉक में था लेकिन वो नहीं चल पाया, और बार लेवल पे इसको चलाना थोड़ा सा मुश्किल है। ये गवर्नमेंट से ही चलवाया जाएगा। और क्या मुश्किल है? मैं बताता हूँ आपको, इसके लिए ट्रेन नर्स चाहिए, ट्रेन, क्योंकि बच्चे छोटे होते हैं उनको तो कैसे, अगर सैलरी पे रख लेगी एक नर्स को, 2 नर्स को, तो कोई दिक्कत नहीं है। आपका कहना बिल्कुल ठीक है, लेकिन ये एक क्रैश को चलाना कम से कम 2-3 लाख रुपए से ज़्यादा का फेयर है। ये गवर्नमेंट बेसिस पे, क्योंकि ये एक वुमन का राइट है कि वो अदर बार्स में चल रहा है। अदर बार्स में और हम में थोड़ा सा अंतर ये है कि हमारे सारे खर्चे हम खुद बेयर करते हैं लेकिन मैं इसको जरूरी इतना आश्वासन देता हूँ कि वैसे तो 3 जरूरी हैं, वेस्टर्न विंग, सिविल साइड और प्लस हमारा जो केटी ब्लॉक का एरिया है, लेकिन कम से कम एक क्रश तो बार लेवल पर हम स्टार्ट करेंगे ही करेंगे, क्योंकि वास्तव में एक बड़ी दिक्कत है वर्किंग वुमेन के लिए जो आती हैं मॉर्निंग में, वो अपना छोटा चुनावी वादे हो जाते हैं। मैंने पिछली बार 100 लोगों से इंटरव्यू किया था तो सबने कहा जी क्रच की फर्स्ट नंबर पे प्रायोरिटी रहेगी। सर देखिए, आप लोग ठीक है चुनावी वादे, लेकिन मैंने जो भी वादे किए, चाहे मैंने एम ब्लॉक बनाया, चाहे मैंने एम ब्लॉक एक्सटेंशन बनाया, चाहे मैं शहीद भगत सिंह खजान ब्लॉक का पूरा रिकन्स्ट्रक्शन, 12 1 2 3 का पूरा रिकन्स्ट्रक्शन, रोड्स, आपका ATM, सारे पार्क्स, फूड कोर्ट, ई लाइब्रेरी, टेनिस कोर्ट, एक नहीं 20 चीज़ें ऐसी हैं जो मैंने वादा किया करी हैं। लेकिन एक पर्टिकुलर पीरियड में, सारा पीरियड आप देख रहे हैं कोविड का कितना गलत तरीके से हमारे साथ बीता, तो नहीं हो पाता, संसाधन थोड़े हैं। जो चीज़ें रह गई हैं उसके लिए मैं प्रॉमिस कर रहा हूँ, जबकि मैंने
बहुत सारे कामों को अंजाम दिया है। अगर आप अपनी सिविल साइड में देखें, ये सारे वॉशरूम आपके सामने ये तोड़ कर बने हैं, इस चीज़ की विटनेस आप भी हैं। और मैं आगे भी चाहता हूँ कि कम से कम ये बहुत बेसिक फैसिलिटी, ये कोई लग्जरी नहीं है। आज मैं लेडी मेंबर्स के लिए उनके बाथरूम्स की बात कर रहा हूँ, या क्रश की बात कर रहा हूँ, या उनके वॉशरूम अच्छे हों उसकी बात कर रहा हूँ। तो ये मैं कोई उनके लिए बहुत बड़ा कोई ऐसा नहीं है कि कोई लग्जरी बात कर रहा हूँ। ये बेसिक एमिनिटीज़ में आता है, बेसिक से बेसिक एमिनिटीज़ में आप आता इन है। पे काम करेंगे। हाँ, इन पर। और दूसरे आप देखें, छोटी सी समस्या है मंकी की। आप वेस्टर्न विंग में इतना विकराल रूप ले चुकी है छोटी सी समस्या। छोटी नहीं, बहुत बड़ी मैं समस्या। बताऊँ, छोटी समस्या इतना विकराल रूप ले चुकी है क्योंकि पहले यहाँ पर हमारा लंगूर होता था। अब लंगूर आपको मिलते नहीं है, अवेलेबल नहीं है। लेकिन ये बड़ी समस्या है। इसके लिए हम हूटर्स वगैरह का ऐसा प्रयोग करके, कुछ एक खर्चा होगा, इलेक्ट्रॉनिक हूटर्स का ये यूज़ करके हम इनको काफ़ी हद तक कंट्रोल कर सकते हैं। मैं ये नहीं कहता कि कितना कर पाएंगे, बट काफ़ी हद तक कर सकते हैं। ऐसी बहुत सारी चीज़ें। ई लाइब्रेरी है, ई लाइब्रेरी बहुत बड़ी डिमांड है। और सबसे पहले मैं फिर आपको एक चीज़ कहता हूँ, और मैं कहता नहीं हूँ, मैं इसको करके दिखाऊंगा, कि जो एरिया हमारे पास 3 एकड़ से ज़्यादा का खाली पड़ा हुआ है, उसमें नीचे पार्किंग 2 फ्लोर प्लस कोर्ट के ऊपर आप चैम्बर बना लें। वाईफाई की तरफ ध्यान नहीं जाता किसी का? वाईफाई का मैं बताता हूँ आपको, जितने भी बाथरूम्स हैं, सारे बाथरूम्स में वाईफाई मेरे पीरियड का है। जितने भी बाथरूम्स हैं सब में डिस्पेंसर वाला पानी, डिस्पेंसर से पानी, ये मेरे टेन्योर का है। ये दोनों चीज़ें मैंने स्टार्ट की हैं। रीज़न, वाईफाई आज ये भी एक बेसिक कम्युनिटीज़ में आ गया है और बहुत ज़रूरी चीज़ है। ई लाइब्रेरी पहली बार मैंने स्टार्ट की है। और कुछ करना चाहेंगे आप? डेफिनेटली मैं करना चाहूँगा। उसके लिए बेस्ट पार्ट तो ये है कि पूरा एरिया ये आपका वाईफाई जोन। कुछ और छोटे छोटे सवाल हैं, समय बहुत हो गया आपका, मैंने ले लिया। इलेक्शन का माहौल है, आपको कैंपेनिंग में भी जाना है। कुछ चीज़ें लोगों को चुभती हैं। मसलन बहुत छोटी सी चीज़ है, मुझे अपने चैम्बर में वाइट वॉश कराना है, या अपनी टेबल चेयर रिपेयर करानी है, कुछ भी कराना है, टाइलिंग बदलवानी है, तो एक रूल बना दिया है बार ने, बना हुआ आपके टाइम का है, कि उसमें 3,000 रुपये की एक पर्ची कटेगी, तब उसको परमिशन मिलेगी। मैं सवाल कर रहा हूँ वकीलों की तरफ से, क्या ये ठीक है? और अगर ठीक नहीं है तो क्या इसे बंद नहीं करना चाहिए? 2 चीज़ें सर। ये पहले तो मेरी कमेटी का नहीं है, प्रीवियस कमेटी का था, और 3,000 रुपये की पर्ची कटती थी। ठीक है, वो इसलिए कटती थी कि कोई चैम्बर का बनता है तो मलबा हमारे भाई वहीं छोड़ देते हैं। वो बहुत रेयर ऐसा होता है कि वो मलबा से हटाते हैं, जिसको ट्रकों से वो मलबा हटाया जाता था। कुछ रिपेयर वगैरह वर्क हुआ है तो ये उसके लिए था। और मैं ये मानता हूँ कि ये जिम्मेदारी उनसे फिक्स करके, अंडरटेकिंग लेकर के, और ये 3,000 रुपये बंद होने चाहिए। नंबर 1, ये भी इतनी बड़ी समस्या नहीं है। इससे बड़ी एक और समस्या है जो जुडिशियल इंटरफेरेंस की है सर। आज पहले आपका सेक्रेटरी ने लिख दिया, ओके, आज वहाँ से फोटोग्राफ चाहिए, डी साहब का, वो जिम्मेदार कौन है? सर देखिए, मैं एक चीज़ कहता हूँ, जिम्मेदारी जाने आपकी कमेटी, बट मैं ये दावे से कह रहा हूँ, जुडिशियल इंटरफेरेंस कोर्ट कंपाउंड के अंदर मैंने ना पहले बर्दाश्त किया है, या तो बता दें मुझे कोई भी नज़ीर मेरे पीरियड की, और ना मैं आगे बर्दाश्त करूँगा। उनकी लिमिट उधर है, वो अपना उधर काम करें, हमारी लिमिट इधर है। हम अपने भाइयों को खुद रिक्वेस्ट करके ऐसे कामों से रोकें जो कोई न्यूसेंस क्रिएट करते हों या जो ठीक ना हो। लेकिन हमारे ऊपर कोई जुडिशरी इस तरह का वो करे, हम अपने हार्ड एंड मनी से यहाँ पर अपनी चैम्बर रिपेयर कर रहे हैं या अपनी सीट बना रहे हैं, उसमें ज़रूरी नहीं है कि हर चीज़ में दखल दिया जाए, क्योंकि वो जहाँ मन करता है पोटा केबिन बना लेते हैं, जहाँ मन करता है अपने हिसाब से एक्सटेंशन कर लेते हैं। जो 2 कमरों को तोड़ करके, या 300 कोर्ट रूम से आज 150 भी नहीं है सर। एक ही मिनट सर, ये जो जुडिशल इंटरफेरेंस है ये किसी भी कीमत पर, ये और दूसरी चीज़ मैं बहुत जिम्मेदारी के साथ कह रहा हूँ, पहले ही बर्दाश्त नहीं किया, 1 to 1 होगा, रेसिप्रोकेट होगा। अगर आप बेंच की तरफ से इज्जत आएगी, हम बार की तरफ से उससे दुगनी इज्जत जाएगी, लेकिन इज्जत आनी चाहिए। ये जो सिस्टम चल रहा है ना अपने वकील को लेकर, क्या मेरे टाइम में सर, जब मैं नया प्रोफेशन में आया था, सीटें रिजर्व होती थी ओनली फॉर एडवोकेट्स। आज वहाँ कोई भी बैठा हुआ है, अगर आपका नायब कोर्ट है उसकी सीट होगी, एलमत की सीट होगी, रीडर की सीट होगी, स्टेनो की सीट होगी, जज साहब की सीट होगी, इवन उनके आवाज़ लगाने वाले की सीट होगी, लेकिन नहीं होगी तो एडवोकेट नहीं होगी। सर मैं जिम्मेदारी से कहता हूँ, ये जो भी बदतमीजियाँ हैं ये किसी लेवल पर बर्दाश्त नहीं की जाएंगी। मैं 20 बार यहाँ रोड पर भी मैंने कहा है, ये क्रेन जो खड़ी होती है ना, मुझे सबसे ज़्यादा खटकती है ये क्रेन। ये कोई तरीका नहीं है। 10:30 बजे अगर किसी जज की गाड़ी जा रही है तो सलूट मार करके पुलिस वाला गेट हटाएगा और उनको जाने देगा। अगर कोई जज साहब की गाड़ी जा रही है तो वहाँ ट्रैफिक 1 किलोमीटर दूर रुक दिया जाएगा और आराम से वो गाड़ी निकलेगी। वकील साहब खड़े हुए देख रहे हैं। सर ये नहीं, पार्ट एंड पार्सल है सर। लोग ये मान लें अगर आप इलेक्ट होके आते हैं तो संघर्ष के लिए तैयार हो जाएं। डेफिनेटली सर, जो वाजिब चीज़ें हैं, क्योंकि मैंने बताया 2 करोड़ जुडिक्शन के लिए हमने 42 दिन का स्ट्राइक किया था और जस्टिफाइड था।
जो स्ट्राइक होगी हम कभी पक्ष जिसके में जो नहीं हैं, सर। अधिकार मिल गए उसके अधिकार छीनोगे तो उसे दर्द होगा, फिर संघर्ष होगा। सर संघर्ष, क्योंकि मैं अपने वकील भाइयों के अधिकार के लिए जो भी मुझसे बेस्ट बना वो करता रहा हूँ और वो मैं करता रहूँगा। दर्द हो इसे बेदर्दी से करा जाएगा। तो सुना दोस्तों आपने दिव्य दर्शन शर्मा जी से, तफसील से बात फिर करेंगे अभी, क्योंकि चुनावी माहौल है, बहुत लंबी बात हो जाएंगी। बहुत सारे सवाल और भी हैं, मेरे भी हैं, लेकिन वो कहीं ना कहीं डिप्लोमेटिक वे में आ जाएंगे जवाब उनके, मुझे पता है, इसलिए मैं नहीं कर रहा हूँ। बट एनीवे, अभी मैं 2 मिनट के लिए, 1 मिनट के लिए आपके और इनके बीच से हटता हूँ, क्योंकि ये अपने दिल की बात डायरेक्ट आपको कहें, अपनी अपील करें, क्योंकि चुनाव है 21 तारीख को। तो मैं माइक इनको देता हूँ, लीजिए दिव्य जी। पहले तो सभी जो मेरे भाई मुझे सुन पा रहे हैं उन सबको दिल से बहुत बहुत नमस्कार। मेरा पीरियड एज ए सेक्रेटरी 2 टर्म्स आपने देखा होगा, और उसमें होने वाले काम भी आपने शायद अगर नोटिस किए हों या बार रूम्स कभी आप आए हों तो बार के ऑफिस में आपने देखा होगा। मैं अपने भाइयों से 1 to 1 आकर के मिलने का हमेशा प्रयास करता रहा हूँ, और चाहे हमारा 125 साल का क्वासिक्यू सेंटिनल फंक्शन रहा हो, 2 करोड़ जुडिक्शन का मसला रहा हो, या न्यू चैम्बर ब्लॉक्स, या जो भी मेरे मेंबर्स की समस्या रही हो, बहुत सारे उस कामों करने में मुझसे त्रुटियां रही होंगी, लेकिन मेरी इंटेंशन हमेशा इस बार को एक ऐसी बार बनाने की रही है जो हमारे सीनियर्स ने ये बार छोड़ी है। बहुत ही ल्यूमिनरीज हमारी इस बार से निकले हैं, और मेरी आप सबसे हाथ जोड़कर दरखास्त है कि प्लीज़, अगर आपको ये लगता है कि इस पोस्ट पर आप मुझसे उम्मीद रखते हैं एक बेटर और बढ़िया प्रेसिडेंट की, और तो उसके लिए मैं आपसे हाथ जोड़कर रिक्वेस्ट करूँगा कि प्लीज़ पहले अपना वोट कास्ट करने के लिए ज़रूर आए और मुझे समर्थन दें, अपना आशीर्वाद और अपना प्यार दें। जय हिंद, जय भारत। तो सुना दोस्तों, इनकी अपील आपने सुन ली। अब नाउ द बॉल इज इन योर कोर्ट। आपने तय करना है कि इनकी बातों में कितनी सच्चाई है, कितनी डिप्लोमेसी है, कितना इनका तगड़ा विजन है, कितना इनका बैक जो इनका वर्क है जो उन्होंने प्रीवियसली अपने टेन्योर में किया है, वो भी आपने देखा हुआ है। तो आप लोग को मैं दूसरे कैंडिडेट से भी मिलवाऊंगा जो प्रेसिडेंट की पोस्ट पर हैं, स्पेशली कोशिश करूंगा उनसे आपकी रूबरू बात कराऊं, नहीं तो आप पूछिएगा इसी तरह उनका विज़न, उनका काम किए हुए काम, और वो क्या उन्होंने किया है विगत वर्षों में वेलफेयर के लिए। और फिर एक बहुत ठंडे दिमाग से दोस्तों उसको कंपेयर करिएगा, बहुत ठंडे दिमाग से नापतोल करिएगा और हर चीज़ को परखिएगा, कोशिश करिएगा कि एक बेहतर प्रेसिडेंट का चुनाव हो सके, ताकि एक अच्छी और बेहतरीन बार का गठन हो, आपकी शिकायतों में थोड़ी कमी आ जाए। मैं इतनी कहूँगा कि शिकायतें ख़त्म हो जाएंगी, लेकिन शिकायतों में कमी आ जाए, ये भी एक बहुत बड़ा अचीवमेंट होगा बार का और हमारा, और ये जो चुनावी मकसद हमारा पूरा होगा, जो डेमोक्रेसी है हमारी, ये जो बार के चुनाव हैं, इसमें एक बेहतरीन बार के निर्माण में आपका सहयोग बहुत ज़रूरी है। और ये तभी हो सकता है जब आप किसी भी इज़म के फेवर में ना आकर के, किसी भी इज़म के प्रेशर में ना आकर के, चाहे वो कास्टिज़म हो, चाहे वो एरियाइज़म हो, चाहे वो रिलीजन का हो, चाहे वो कोई भी और दूसरे प्रेशर्स हों, ल्यूरमेंट हो, आप किसी भी उन चक्रों में ना आए। बहुत अपने शांत मन से सोचें कि कौन हमारे लिए बेटर हो सकता है, और फिर आप उनका चुनाव करें। आपका वोट बहुत कीमती है दोस्तों, इसको सोच समझ के करिएगा, यही अपील मैं कर रहा हूँ। अभी मैं आज विराम देता हूँ अपनी वाणी को, और फिर एक नए कैंडिडेट से आपको मिलाऊंगा। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। थैंक यू डी डी।